हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। वो जो है कि क्लास 12th फिजिक्स के जो सिलेबस है उसमें एक बदलाव हो गया है। काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जिनको काट के अलग कर दिया गया है, सिलेबस से अलग कर दिया गया है, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अभी भी सिलेबस में रखे गए हैं। कुछ के डेरिवेशन अलग हुए हैं लेकिन वो टॉपिक अभी है। तो हम यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स के सभी चैप्टर का एकदम हेडिंग वाइज कौन कौन सा हेडिंग कटा है, किस किस हेडिंग का कौन सा भाग कटा हुआ है, उसका हम कंप्लीट व्यू यहाँ पर देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं आप अपने चैनल साइंस टेक विपिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो टॉपिक हमारा है वह पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं वह क्लास 12th भौतिक विज्ञान का है, जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में परिवर्तन किया गया है। यूपी बोर्ड ने बच्चों के बोझ को देखते हुए उनको लगा कि बहुत ज़्यादा क्लास 12th के बच्चों के ऊपर बोझ है, इसलिए बहुत सारे चैप्टर में जो हेडिंग्स थे उनको अलग कर दिया गया है। आपको एक बात बता दें कि केमिस्ट्री की तरह यहाँ पर किसी विशेष चैप्टर को नहीं काटा गया है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम ये बताए थे कि केमिस्ट्री के अंदर 6 चैप्टर कट गए हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 5, 6, 7। इसके बाद दूसरी किताब के लास्ट दोनों चैप्टर पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिए गए हैं, और बाकी जो बचते हैं मीन्स 1 से 4था चैप्टर तक, इसके बाद 5वां, 6वां, 7वां कटा है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, फिर 14, 15 चैप्टर कट गया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो केमिस्ट्री में तो चैप्टर वाइज कट गए हैं, लेकिन फिजिक्स में बच्चों की मांगे थे कि सर फिजिक्स में बताइए कि क्या क्या चीज़ें कटी हुई हैं ताकि उनको पता चल जाए। तो हम उनको ये बता दें कि फिजिक्स में केमिस्ट्री की तरह ऐसे कोई भी चैप्टर नहीं कटा है। सभी चैप्टर को आपको पढ़ना है, लेकिन उसके अंदर हेडिंग्स कटी हैं जिनको हम यहाँ पर सभी एकदम नोट कर दिए गए हैं। साथ में कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं, आंकिक प्रश्न हैं जिसको सिलेबस में काट दिया गया है, उसको भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें यह बताना है कि कौन कौन सा चैप्टर का हेडिंग कटा हुआ है। तो पहला चैप्टर हमारा ये है वैद्युत आवेश और क्षेत्र। वैद्युत आवेश और क्षेत्र में जितने टॉपिक थे उसमें 2 यहाँ पर टॉपिक को अलग कर दिया गया है। वैद्युत आवेश और क्षेत्र की दूसरी ही हेडिंग थी चालक और विद्युत रोधी पदार्थ। चालक और विद्युत रोधी पदार्थ, यहाँ पर ये वाला हेडिंग अलग कर दिया गया है, अब सिलेबस में नहीं है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये वाला भी टॉपिक हेडिंग अब क्लास 12th के जो चैप्टर 1 में अब नहीं है। इन दोनों चैप्टर को हटा दिया गया है, मीन्स आपको नहीं पढ़ना है। अब उस हिसाब से कहें तो ये आपको लिख दिया गया पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 34। ये तीनों प्रश्न जो हैं अब यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इनको अलग कर दिया गया है। तो ये पहले चैप्टर के बारे में था। दूसरा चैप्टर है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का केवल एक ही हेडिंग कटी हुई है, वो है संधारित्र की ऊर्जा। और संधारित्र की ऊर्जा का पूरा हेडिंग नहीं कटा है, इसका डेफिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। केवल निगमन होता है, उसका फार्मूला होता है U = 12 CV²। इस वाले फार्मूले को केवल आपको जानना है और इस पर न्यूमेरिकल हल करना है। इस फार्मूले का निगमन नहीं करना है संधारित्र की ऊर्जा का, अर्थात 12 CV² का, तो ये सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा दूसरे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 36, ये दोनों अब यूपी बोर्ड के सिलेबस से बाहर हैं। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वह होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा की काफ़ी हेडिंग्स होती हैं जो कि अलग हो गई हैं। पहला जो यहाँ पर है लिखा गया है कि विभिन्न प्रतिरोधों की प्रतिरोधकता। विभिन्न प्रतिरोधों की प्रतिरोधकता, जो प्रतिरोध होते हैं उनकी अलग अलग प्रतिरोधकताएं होती हैं, किस पर डिपेंडेंट होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। जो चार्ट बना था वो अब यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद 2 तरीके से प्रतिरोध बनाए जाते थे। एक तार संबद्ध प्रतिरोध बनाया जाता था और एक कार्बन प्रतिरोध बनाया जाता था। ये
कार्बन प्रतिरोध रेजिस्टेंस बनाने की दो विधियां थी, जिसमें वायर बाउंड रेजिस्टेंस अर्थात तार संबद्ध प्रतिरोध ये सिलेबस में अब भी मौजूद है, जबकि इसका जो दूसरा पार्ट था कार्बन प्रतिरोध वर्ड कोड युक्त कार्बन कलर कोड के आधार पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करते थे, जो कि हम चिप में देखते हैं। चिपों में इसका प्रयोग किया जाता है, चार्जर हो गया, इसके अलावा टीवी हो जाता है, और भी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती हैं उसके चिप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अब सिलेबस में नहीं है, कार्बन प्रतिरोध और कोड युक्त प्रतिरोध है। इसके अलावा क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोधों में समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते हैं, तो वो भी अब सिलेबस से बाहर हो गया है। प्रतिरोधों का समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन अब सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा मीटर सेतु जो आधारित होती है वह व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित होती है। व्हीटस्टोन सेतु अब भी सिलेबस में है, लेकिन व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर पढ़े जाने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति थी मीटर सेतु था, वो अब सिलेबस में हटा दिया गया है। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल भी एग्जाम्स में आते थे, तो ये वाला भी टॉपिक अब नहीं है सिलेबस में। तो इतने जो पार्ट हैं ये वैद्युत धारा के हटा दिए गए हैं। और न्यूमेरिकल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 10, 12 तीसरे चैप्टर का, यहाँ पर 3 पॉइंट का मतलब तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं। तीसरे चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन, चौथा, 10वां, 12, 12th और 14 और 23, ये तीसरा, चौथा, 10वां, 12, 14 और 23 ये जितने भी प्रश्न हैं अब वो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से अलग कर दिए गए हैं। जो हमारा चौथा टॉपिक होता है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये वाला जो टॉपिक था इसमें साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है, टोराइड को हटा दिया गया है। सोलेनाइड पढ़ते थे जिसको हम धारावाही परिनालिका कहते हैं, और धारावाही परिनालिका को जब बंद आकृति में मोड़ दिया जाता था तो टोराइड बन जाता था। तो अभी तो हमको धारावाही परिनालिका को अभी पढ़ना है, मतलब मीन्स सोलेनाइड को अभी पढ़ना है, लेकिन अब टोराइड को हमको नहीं पढ़ना है, यह हटा दिया गया है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है तो चूँकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है और जहाँ पर चार्ज घूमता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वहाँ पर निश्चित रूप से चुंबकीय आघूर्ण बनता है। तो एक हेडिंग वहाँ पर थी कि कितना चुंबकीय आघूर्ण बनता था, उसके लिए पॉलीक्रमी इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण, ये वाली हेडिंग भी अब सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 28 ये भी अब सिलेबस में नहीं है। 5 चैप्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये छोटा सा चैप्टर था और सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर के भाग को काटा गया है। हम कह सकते हैं कि लगभग ये चैप्टर पूरा का पूरा कट गया है, बहुत कम हेडिंग है जो इसमें बची हैं, जिसमें क्षण चुंबक के धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार, कोई क्षण चुंबक होता है, इसमें ये पढ़ा जाता था कि वह क्षण चुंबक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करेगा, सोलेनाइड की तरह वह बिहेवियर उसका होता है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, ये हेडिंग, इन दोनों का यहाँ पर लिखा है कि गणितीय भाग केवल कटा है। कौन सा भाग कटा है? गणितीय भाग कटा है केवल। हमको इसका डेफिनेशन पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट जानने होंगे, किस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव होता है या किस प्रकार क्षण चुंबक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करता है। लेकिन बस इसका जो गणितीय डेरिवेशन हुआ करता था, सूत्र का निगमन करते थे, वो अब सिलेबस में नहीं है, उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा भूचुंबकत्व जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता था, भूचुंबकत्व नति और दिक्पात कोण, नति कोण होता था और दिक्पात कोण होता था, ये भी अब सिलेबस से गायब हो गए हैं, इनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। फिर इसमें हम पढ़ते थे कि अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी पदार्थ होते थे। तो लौह चुंबकी, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी पदार्थों को अब भी पढ़ना है, लेकिन उसी क्रम में हम क्यूरी का नियम और क्यूरी ताप को पढ़ते थे। अब क्यूरी का नियम और क्यूरी ताप को सिलेबस से हटा दिया गया है। अस्थायी चुंबक और वैद्युत चुंबक भी अब नहीं है, मीन्स चुंबक कब अस्थायी होता है और कब वह वैद्युत चुंबक होता है,
इसको भी वहाँ पर पढ़ा जाता था, लेकिन अब उसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो हटा दिए गए हैं, काफ़ी सिलेबस को आसान कर दिया गया है ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, वो बोझ ना हो, आसानी से वो सीखते हुए पढ़ सकें। जो सरकार की मंशा है कि बच्चों के ऊपर बोझ कम हो जाए, वे एक मानसिक रूप से तार्किक ढंग से पढ़ सके, प्रयोगात्मक रूप से पढ़ सके, सीख के पढ़ सकें। उनके ऊपर एक जो बोझ थोप दिया जाता था ये थियरी का, वो थियरी का बोझ कम हो जाए। तो इसी प्रयास में नई शिक्षा नीति के तहत ये सब किया गया है। तो अगला चैप्टर हमारा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता था। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता था, इसी वाले चैप्टर का जस्ट उलट है। यहाँ पर आवेश प्रवाहित होता था तो चुंबकत्व उत्पन्न होता था। यहाँ पर वैद्युत चुंबकत्व उत्पन्न करके वैद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें एक ऊर्जा दृष्टि होती थी, ऊर्जा दृष्टि, और एक टॉपिक होता था भंवर धाराएं। ये भंवर धाराएं चैप्टर टॉपिक होता था। ये दोनों अब सिलेबस में नहीं है, इनको हटा दिया गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया इस चैप्टर का, 10th और 17th है, ये वाले भी अब सिलेबस में नहीं है, इनको अब वहाँ से प्रश्नों की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। 7वां चैप्टर हमारा जो है वह है अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में किसी प्रेरक का चुंबकन और विचुंबकन, यहाँ पर चुंबकन और विचुंबकन है। यहाँ पर कह सकते हैं चुंबक और किसी प्रेरण का चुंबक और चुंबकन होता है। तो जो प्रेरण का चुंबक होता है वह किस तरीके से कोई प्रेरण जो होता है वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और उसके अंदर का चुंबकीय गुण धीरे धीरे कैसे खत्म होता है। क्योंकि अभी जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय धाराएं, यहाँ पर हम कुंडली पढ़ते हैं, और कुंडली की ये प्रॉपर्टी होती है कि वह मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करती है। जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और जो प्रेरक होते हैं वे चुंबकीय मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो जब ऐसे कोई परिपथ बनाया जाता है तो एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ओर स्विंग करती है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी की ओर स्विंग करती है। तो इसी टॉपिक पे है कि चुंबक और चुंबकन, वह कोई प्रेरण चुंबक की तरह व्यवहार कैसे करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर चुंबकीय ऊर्जा उसके अंदर संचित है तो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फिर उसमें चुंबकन कैसे होता है, कब तक रहता है, तो इन सब को पढ़ना था, ये सब हटा दिए गए हैं। संधारित्र का आवेशन और निरावेशन, जिस प्रकार से चुंबक का चुंबकन और विचुंबकन होता है उसी प्रकार संधारित्र का आवेशन होता है और निरावेशन होता है। क्योंकि एनर्जी जब स्विंग करती है, जब संधारित्र आवेशित होता है तो चुंबक का जो कुंडली होती है वह विचुंबकित हो जाती है, और जब कुंडली विचुंबकित होती रहती है तो उस समय हमारा जो संधारित्र होता है वह निरावेशित हो जाता है। तो एनर्जी स्विंग कारण ऐसा होता है। अब इसको भी नहीं पढ़ना है। एलसीआर परिपथ का हल पढ़ा जाता था, 2 विधियों द्वारा पढ़ा जाता था। एलसीआर परिपथ का हल 2 विधियों द्वारा होता था। एक होती थी फ्रेजर विधि, इसको हम ग्राफ विधि कहते हैं, ग्राफ विधि, और दूसरी हमारी होती थी यहाँ पर जो कि दिखाई गई है, एनालिसिस करके पढ़ते थे, उसका हम विश्लेषण करते हैं। क्या करते थे? विश्लेषण विधि। तो 2 तरीके से इसका हल जो बुक में अभी दिया गया था, लेकिन अब विश्लेषण विधि को हटा दिया गया है। केवल ग्राफ विधि द्वारा हम एलसीआर परिपथ को पढ़ेंगे, केवल ग्राफ विधि द्वारा एलसीआर परिपथ का हल किया जाएगा। फिर अनुनाद किसे कहते हैं? अनुनाद होता था एलसी परिपथ में। और एलसी दोलन किस प्रकार, एल मतलब कुंडली, सी मतलब संधारित्र, तो कुंडली से संधारित्र में किस प्रकार एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, वो एलसी दोलन। यहाँ पर दिखा है दोलन मतलब एनर्जी दोलन करेगी, एक इधर से इधर मूव करेगी। तो ये वाला भी अब सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, 10, 12 और 26 क्वेश्चन ये भी अब सिलेबस में नहीं है, इनको हटा दिया गया है क्योंकि ये सभी प्रश्न इन्हीं पर आधारित थे। तो जब ये थियरी यहाँ से हटाई गई तो जाहिर सी बात है कि न्यूमेरिकल को हटाना निश्चित है। फिर वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये बहुत छोटा चैप्टर होता था, और वैद्युत चुंबकीय तरंगों में केवल एक हेडिंग कड़ी है, वह है केवल ईथर संकल्पना। ईथर संकल्पना क्या थी? कही थी कि जब वैद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश की किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो ये सिद्धांत है कि अगर प्रकाश की किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है, निर्वात में किसी प्रकार का कोई माध्यम है नहीं, तो वहाँ पर कैसे मूव करती हैं?
तो उसी समय यह माना गया था कि जहाँ पर निर्वात है वहाँ पर एक समांग माध्यम ईथर होता है, और उस माध्यम को ईथर मानकर, वहाँ पर ईथर माध्यम मानकर जो भी वहाँ पर कठिनाइयाँ आई थी उसका जब फिर से अध्ययन किया गया तो सारी समस्याएं दूर हो गई। तो वहाँ पर ईथर माध्यम की संकल्पना है, लेकिन अब उसको नहीं जानना है क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 15 ये भी नहीं है। अगला हमारा टॉपिक होता था है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र, जिसमें रेगिस्तान की मरीचिका हम पढ़ते थे। रेगिस्तान की मरीचिका क्या होती है, परावर्तन अपवर्तन की घटना में पढ़ते थे। हीरे में अपवर्तन किस प्रकार से होता है, सूर्य की कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जैसे इंद्रधनुष का बनना, प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है, प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब सूर्य से होने वाली प्राकृतिक घटनाएं हैं। अब इनको भी सिलेबस में एकदम पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है, ये नहीं आपको दिखेंगे, नहीं आपको पढ़ना है, न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तरंग प्रकाशिकी आती है। तरंग प्रकाशिकी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये हुआ करता था अब तक की किताब में, कि दीप्त और अतीत फ्रिंज की चौड़ाई का निगमन। आप देखेंगे तो ऐसा किसी भी साल के बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें से अगर 7 सेट हैं तो कम से कम 4 सेट में या 3 सेट में तो प्रश्न निश्चित रूप से दिखता था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब भी यह सिलेबस में नहीं है। विभेदन क्षमता, परावर्तन और प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवण, ये भी नहीं है। विवर्तन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका केवल गुणात्मक अध्ययन कटा है, बाकी इसकी थियरी अब भी सिलेबस में है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, डी ब्रोगली का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, ये पूरा तरंग प्रकाशिकी से। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, ये जो टॉपिक है इसमें आता था डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। डी ब्रोगली का सिद्धांत में एक इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आता है, डेविसन और जर्मर का प्रयोग। डेविसन और जर्मर का प्रयोग भी सिलेबस से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। साथ में डी ब्रोगली का सिद्धांत भी, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत भी हटा दिया गया है। इसके अलावा इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 14, 12, 16, 17 और 8 नंबर, ये सभी जितने भी प्रश्न हैं अब वो भी सिलेबस में नहीं है, इनको हटा दिया गया है। आ जाते हैं हम लोग परमाणु पर। परमाणु एक छोटा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता था, जिसमें इस स्पेक्ट्रमी श्रेणी हम पढ़ते थे, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चर श्रेणी, फुंट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, और इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य पढ़ते थे। तो ये अब स्पेक्ट्री श्रेणी हटा दिया गया है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, nth कक्षा का व्यंजक, हम 9वीं कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के लिए कितनी ऊर्जा होती थी, जो कि आता था En = -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। ये फार्मूला काफ़ी बार एग्जाम में देखेंगे, इसके पहले वाले साल में पूछा भी गया है, लेकिन अब ये भी हटा दिया गया है, इसको भी ये बच्चों को नहीं पढ़ना है इस साल जो 12th में रहेंगे। और हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी हटा दिए गए हैं। तो इसके अलावा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 16 अब सिलेबस से हट गए हैं, इनको नहीं पढ़ना है। तो देख रहे हैं कि काफ़ी सिलेबस यहाँ पर हटा दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमारा बचता है नाभिक। नाभिक में काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था रेडियो एक्टिविता 6 का नियम, जिसको हम सोडी का नियम भी कहते थे, ये भी अब सिलेबस में नहीं रहा। अल्फा 6, बीटा 6, गामा 6, नाभिकीय रिएक्टर, ये सब अब सिलेबस में नहीं है। तो नाभिकीय रिएक्टर भी इस टॉपिक की का जो जितने भी हेडिंग कटे हैं ये काफ़ी बार देखेंगे कि पीछे वाले एग्जाम में आए हुए हैं, तो अब उनसे आप मुक्त हो गए हैं, आपको नहीं पढ़ना है, ये सब हटा दिए गए हैं। आपके लिए खुशखबरी है कि बहुत कम पढ़ना है, इतने सारे टॉपिक से हटा दिए गए हैं। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक में हम विशिष्ट प्रयोजन ऑफ पीएन संधि डायोड का उपयोग जो पढ़ते थे वहाँ पर उसको काट दिया गया है। इसके अलावा आंकिक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिक गेट 2-3 नंबर में प्रश्न हर साल परीक्षाओं में आता था, उसको भी हम हटा दिए गए हैं, जिसमें 5 प्रकार के गेट हम लोग पढ़ते थे, और गेट, नार गेट, एंड गेट, नैंड गेट, सब ये सभी गेट भी अब बाहर हो गए हैं।
तो इस प्रकार से ये हमारा ओवरऑल क्लास 12th फिजिक्स के वे सभी हेडिंग्स हैं जो अब जो परीक्षा होगी 2023-24 की यूपी बोर्ड की, उससे ये सब हटा दिए गए हैं। अर्थात इन सभी टॉपिक से अब आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप एक बार फिर से एक अच्छे तरीके से या इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लीजिए या किसी स्थान पर इस सिलेबस को लिख लीजिए कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। कहीं पर ऐसा ना हो कि हम पुरानी बुकों से वो सब चीज़ें पढ़ते रहें और बाद में वो सभी प्रश्न जो पढ़े हैं वो आए ही ना, और जिनको हम कम तैयारी किए हैं वो प्रश्न आ जाएं। तो इससे बचने के लिए सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपका सिलेबस आपको पता है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका मार्क्स सबसे अच्छा आने वाला है। तो इसलिए सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर इसलिए हमने पीछे एक बार क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर रिव्यू किया था, जिसमें आपको बताया भी था, लेकिन जैसे ही यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये परिवर्तन आया तो हमें लगा कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से टॉपिक कटे हैं, ताकि उनको ये पता चल सके कि हमको पढ़ना क्या है। तो ठीक है बच्चों, ये था आज का एक आपके लिए एक न्यूज़ की तरह समझ लीजिए, आपके लिए एक ये टॉपिक जो हेल्पफुल रहेगा कि हमको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अब हम अपने जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, इस समय सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस सेकंड चैप्टर हम पढ़ते रहेंगे। ये हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपको ये बताने चले आए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आशा करते हैं आपकी पढ़ाई और अच्छी तरीके से चल रही होगी और अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आपका मार्क्स अच्छा आए और आप अच्छी ऊंचाइयों पर जा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।